Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mahnoor Tariq and I welcome you all to Pen Gravity. In today's video, we will be discussing about editorials that have been published in Dawn newspaper on 16th October 2025. एज यू ऑल नो डॉन न्यूज़पेपर के डिफरेंट पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें हमारे पास आते हैं 3 एडिटोरियल्स डेली बेसिस पे और इसके साथ साथ 4 ओपिनियंस आते हैं। एडिटोरियल्स हम यूट्यूब की चैनल के ऊपर पब्लिश करते हैं। अदर देन दैट जो हमारा ओपिनियन सेक्शन है वो उन स्टूडेंट्स को ही मिलता है जो कि हमारे साथ रजिस्टर करते हैं। एंड इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू रजिस्टर तो वो गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर करा सकता है ताकि ओपिनियन से रिलेटेड जितने भी वीडियो फॉर्म के अंदर एनालिसिस हैं वो आपको मिल सकें। मूविंग ऑन टू आर टुडेज एडिटोरियल्स, तो हमारे पास 3 एडिटोरियल हैं आज। सबसे पहले आता है हमारे पास नेविगेटिंग फ्रेजिलिटी। इसमें हम क्या देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक क्या है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। अब आप सबको पता है कि आईएमएफ के साथ अभी हमारी मीटिंग हुई है रिसेंटली, और वो क्यों हुई है ताकि जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी जिसको हम ईएफएफ कहते हैं उसके हवाले से जो 1.2 बिलियन डॉलर की एक हमें एक आप कह लें कि किस्त मिलनी थी, उसके हवाले से हमारी मीटिंग हुई है ताकि वो हमें वो इशू कर दें। तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान वॉज कॉट बिटवीन कॉशियस ऑप्टिमिज्म एंड परसिस्टेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस, यानी हम लोग ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी को अभी तक जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि आईएमएफ की 2 वीक जो है लॉन्ग एक रिव्यू उनका कमेटी आप कह लें या उन्होंने एक अपने पास से भेजी ताकि वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को देख सकें। और इन तमाम जितनी भी उन्होंने रिव्यू की है इसमें आपके जो रीसेंट फ्लड्स हैं उसका एनालिसिस अभी उन्होंने नहीं किया। तो उसको रिव्यू करने के बाद आईएमएफ की तरफ से क्या चीज़ें पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में फोरकास्ट की गई हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। इसमें आता है जी आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 कहता है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको प्रोजेक्टेड से क्या मुराद है कि एक्सपेक्टेड है कि 3.6% तक होगी, यानी इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। इन्फ्लेशन जो है वो राइज करेगी टू 6%। लास्ट ईयर वो कितनी थी 4.5%। करंट अकाउंट पाकिस्तान का मूव करेगा जी फ्रॉम 0.5% सरप्लस में जाएगा 0.4% डेफिसिट में। फाइनेंस मिनिस्ट्री एस्टिमेट क्या कहती है कि ओनली 0.2% डेफिसिट है। अब ये हैं तो इकोनॉमी के रिलेटेड फैक्ट्स, लेकिन इनको आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है क्योंकि दे कीप ऑन चेंजिंग विद एवरी ईयर या विद एवरी क्वार्टर। तो इनको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें कि क्या होती है जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी जनरली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर सर्विसेज और गुड्स पे जितनी भी अर्निंग होती है विद इन अ ईयर उसको हम जीडीपी कहते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? इसको आम लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो ये यानी महंगाई का बढ़ जाना। और करंट अकाउंट क्या होता है? जब आपका नंबर ऑफ डॉलर्स कमिंग इनटू एंड आउट ऑफ योर कंट्री के अंदर जब डिफरेंस आ जाता है तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो ये इकोनॉमी की टर्म्स हैं, इनको आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फॉलो करेंगे तो ही आपको समझ आएंगी। ये एक दिन में या एक वीडियो के थ्रू समझ नहीं आने वाली। ग्रोथ टारगेट्स एंड ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्शंस। अब इसमें है कि जी गवर्नमेंट ने क्या रिवाइज किया है। हमने ग्रोथ टारगेट को रिवाइज किया है फ्रॉम 4.2% 5%, यानी हमने पहले अपनी ग्रोथ टारगेट रखी थी कि 4.2% तक पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करेगी, लेकिन अभी हमने उसको 3.5 पे दोबारा से रिवाइज कर दिया है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि एक स्लो डाउन आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और वो क्यों आएगा? क्योंकि आप सबको पता है कि 2025 के जो फ्लड्स हैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज हुआ है एंड दे आर गोइंग टू डेफिनेटली इम्पैक्ट द इकोनॉमी। तो जो आप इन फ्लड्स से पहले सिचुएशन इमेजिन कर रहे थे इकोनॉमी की, अब वैसी नहीं रहेगी। तो आईएमएफ प्रोजेक्शन में भी रिवाइज्ड। अब ये जो प्रोजेक्शंस अभी हमने इससे पहले डिस्कस की हैं, मैंने आपको पहले बताया था इसमें फ्लड का फैक्टर उन्होंने टेकन नहीं किया। तो जब वो फ्लड को भी इसमें टेकन करेंगे तो ये दोबारा से चांसेस हैं कि ये जो फैक्ट्स या फिगर्स उन्होंने अपनी तरफ से दिए हैं जिसको हम प्रोजेक्शंस कह रहे हैं, ये दोबारा से रिवाइज होंगी और फिर जो है फ्लड के लॉस जो हैं और एस्टिमेट्स जो हैं उनको फाइनलाइज किया जाएगा। इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है जी? पाकिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी रिमेन्स फ्रेजाइल, यानी कि हम जो एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर सकें, सस्टेनेबल कर सकें, स्टेबल कर सकें, उसमें अभी भी वीकनेसेस हैं, उसमें कमज़ोरियां अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो ग्रोथ
ट्रेजेक्ट्री है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, शॉक एब्जॉर्प्शन के ऊपर। यानी कि आपके अंदर इकोनॉमी के अंदर कितनी एक रिजिलियंस है कि आप किसी भी डिस्ट्रक्शन से, डैमेज से, कोई इमरजेंसी से डील कर सकें, यानी कि किसी भी शॉक को किस तरह से आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके ऊपर आपकी इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट है और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर हुआ क्या कि जब फ्लड्स आए तो आपको एकदम जो है इकोनॉमी के ऊपर एक शॉक आया, और वो शॉक जो है अभी हम सही तरह से सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको पहले हम प्रोजेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ 4.2% के करीब होगी, तो अब वो हमें नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। आर फंडामेंटल्स वर्सनिंग। अब क्या है जी, इन चैलेंजेस के बावजूद प्रोजेक्शंस डू नॉट इंडिकेट अ रिवर्सल ऑफ स्टेबिलिटी। यानी कि बेशक आपका फ्लड भी आया, उसके बाद आपकी ये जो प्रोजेक्शंस आई आईएमएफ के अकॉर्डिंग कि किस तरह से इन्फ्लेशन होगी और किस तरह से जीडीपी ग्रोथ रेट होगी, इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल ही तबाही के कॉर्नर्स पे है, या जिस तरह पहले हम कहते होते थे कि हम पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, तो उतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक रिवर्सल ऑफ स्टेबिलिटी है, बल्कि चैलेंजेस फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ज़रूरत किस बात की है कि हमने जो रिकवरी करनी है अपनी इकॉनमी की, यानी हमने अपनी इकॉनमी को इस तरह से बनाना है कि उसमें एटलीस्ट एक लिमिटेड लेवल की कैपेसिटी ज़रूर एग्जिस्ट करती हो कि वो किसी भी किस्म के शॉक को सस्टेन कर सके। यानी पूरी तरह बेशक ना भी कर सके तो एक छोटे स्केल पे तो कर सके। तो लो ग्रोथ ट्रैप कंटिन्यू जो है वो हो रही है कंट्री में, और इसका क्या मतलब है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आएगी अगर जो है ग्रोथ हमने अग्रेसिवली परसू ना की। तो इसलिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसले का हल क्या है? इसका यही हल है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अपनी इकोनॉमी के अंदर लेकर आएँ। क्यों? क्योंकि अभी आप एक स्टेगनेंट और वल्नरेबल ग्रोथ साइकिल के जो जाल है उसमें फंसे हुए हैं, यानी कि आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही। आपकी इकोनॉमी जिधर है उधर ही अपने आप को सस्टेन करने पे स्ट्रगल कर रही है। तो आप कब अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवा सकेंगे? जब आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आनी है। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या हो सकती हैं? यानी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे रिफॉर्म्स लेकर आएँ। आप अपने टैक्स बेस को बढ़ाएँ। अब हम ये बात तो बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं कि जी टैक्स बेस को बढ़ाना है। हमें वे आउट तो बताएँ कि वो टैक्स बेस कैसे बढ़नी है। तो वो आप इस तरह बढ़ाएँगे कि पाकिस्तान में आपको पता है कि एक बहुत मेजर चंक ऑफ इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी है। यानी वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं आती। तो जब वो फॉर्मल सेक्टर में है ही नहीं, तो वो बिल्कुल टैक्स बेस से आउट है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की रिफॉर्म्स लेकर आएँ कि उस इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर का पार्ट बनाया जाए। ट्रेड डेफिसिट अ न्यू थ्रेट। अब इसमें क्या है कि जी जो ट्रेड डेफिसिट है आपका, वो अभी क्वार्टर फिस्कल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 9.4 बिलियन है, अप 33% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 7.7 बिलियन। यानी कि जो पिछले साल के मुकाबले में आपका 33% राइज हुआ है किस चीज़ में, ट्रेड डेफिसिट के अंदर। एनुअल प्रोजेक्ट इसमें ड्राइवर्स क्या हैं, कॉजेज आप कह लें क्या है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स जो हैं उसके अंदर हमें इंक्रीज नज़र आ रहा है और एक्सपोर्ट्स के अंदर डिक्रीज नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है। यानी कि आपका जब इंपोर्ट्स बाहर से बरामदात जो हैं वो आपकी इंक्रीज हो जाएं उस चीज़ से जो कि आप बाहर दुनिया में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भेज रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपकी जो ट्रेड है उसके अंदर एक डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। और इसके अंदर अभी फ्लड की जो फैक्टर है उसको भी अभी हमने देखना है कि किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा। तो इससे इम्प्लीकेशंस क्या आ रही हैं? पोटेंशियल ओवर हीटिंग हो रही है, यानी कि आप अपनी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा डॉलर्स जो हैं वो बोरो करके इकोनॉमी को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ओवर हीटिंग पे डॉन का ही एक ओपिनियन हमने डिस्कस किया था, तो आई होप जिन बच्चों ने ये सुना था उनको बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट का पता होगा। प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डॉलर्स लेके वो स्टोर कर रही है, इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जो है उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है ओवर हीटिंग की वजह से। इसी तरह का हमारा हिस्ट्री के अंदर भी एक पैटर्न एग्जिस्ट करता है कि जब भी लार्ज डेफिसिट आता है, बहुत ज़्यादा डेफिसिट आता है बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो आपका क्या पैदा हो जाता है? बीओपी क्राइसिस। बीओपी क्राइसिस क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। यानी कि आपके जो डॉलर्स आपके मुल्क से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जब आपने चीज़ें इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करके आपने उसके ऊपर पैसे देने हैं, तो पैसे किस चीज़ में देने हैं? डॉलर में। तो यानी कि जो नंबर ऑफ डॉलर्स आपके मुल्क से बाहर जा रहे हैं, इंपोर्ट्स चूंकि ज़्यादा है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स क्या करती हैं? एक्सपोर्ट्स आपके मुल्क में डॉलर ले कर आती हैं, क्योंकि आप लेट
लेट्स सपोज कि आपकी जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आप अपने मुल्क की टेक्सटाइल बाहर बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके ऊपर लोग उसको डॉलर में खरीदेंगे, यानी आपके मुल्क में डॉलर आएगा। तो क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम है, इसलिए नंबर ऑफ डॉलर जो आपके मुल्क में आ रहे हैं वो कम है, बजाय इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ डॉलर जो आपके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो ये क्या क्रिएट करता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्रिएट करता है। अब जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो आपकी जो इकॉनमी है उसकी जो है वैल्यू आप कह लें कि वो कम होती है। इसी की वजह से आपका रुपी भी डिप्रिशिएट करता है, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ती है और ग्रोथ जो है वो स्टंटेड होती है। तो अब एनुअल प्रोजेक्शन इसके हवाले से क्या है कि ये जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है जो कि अभी तकरीबन 9.4 बिलियन तक पहुंचा है, ये 36 बिलियन तक पहुंचने का खतरा है, जो कि 10 बिलियन हायर होगा देन द लास्ट ईयर। तो ये आपके कुछ चैलेंजिंग फैक्टर्स हैं जो कि आपकी इकोनॉमी को चैलेंज प्रोवाइड करने वाले हैं इन द फ्यूचर। अब इस सब का सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि हम एक रिजिलियंट इकोनॉमी बनाएं। वो रिजिलियंट इकोनॉमी हम कैसे बनाएंगे? पहले हम ये देखें कि हमारी इकोनॉमी को वल्नरेबिलिटीज किन किन चीज़ों से है। यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है ऑन इम्पोर्ट्स, आपकी एक्सपोर्ट बेस कम है, यानी मेजर कॉज ये है। तो इसको आप जब स्टडी करेंगे तभी आप इसके सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। सेकंड है कि जी लो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि आपके मुल्क के अंदर कोई ऐसी एसेंशियल चीज़ें पैदा नहीं हो रही या आप उनको प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो कि आप बाहर भेज सकें, जिसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक स्टैगनेंट यानी कि रुकी हुई होती है, या आप कह लें कि उसके अंदर कोई ग्रोथ नज़र नहीं आती, और फिर हमारे पास बर्डन का जो है डेट का बर्डन बहुत ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों को क्या चीज़ एग्जासरबेट कर रही है? क्लाइमेट रिस्क। अब आपको पता है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट टॉप 5 कंट्रीज के अंदर है हु आर मोर प्रोन टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? फ्लड्स आ रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा हो रही हैं, और ये तमाम चीज़ें आपकी इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं। अब ज़रूरत किस बात की है? कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हम सबको पता है हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। किस किस्म की रिफॉर्म्स हमने लेकर आनी है? हमने ऐसी रिफॉर्म्स लेकर आनी है तो जो कि हमारे जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करे, नंबर वन। और नंबर टू है एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई करे एक्सपोर्ट्स को बियॉन्ड ट्रेडिशनल गुड्स, यानी कि जो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाती है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री आ जाती है, इसके अलावा भी हमें और चीज़ों को देखना है जिनको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास हिमालयन सॉल्ट की आती है, जो कि हमारा पिंक सॉल्ट है। हम यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करके बाहर भेजते हैं, लेकिन इंडिया उसकी ब्रांडिंग करके जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट है उसमें वो हिमालयन पिंक सॉल्ट के नाम से उसको बेचता है, या इंडियन पिंक सॉल्ट के नाम से बेचता है, जबकि वो हमारा अपना प्रोडक्ट है। तो इसमें हमने क्या करना है? हमने प्रमोट करनी है सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ विद रिजिलियंस, यानी अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाना है कि वो जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल शॉक्स हैं उनको बेयर करने की कैपेसिटी रखता हो। अब हम आते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल के ऊपर, जिसका नाम है इनकाउंटर्स सर्ज। अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हमारे मुल्क में दोबारा से रुझान पा रही हैं। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स क्या होती हैं? कि जब कोई बंदा, आप लोग ने बहुत अक्सर ही ये चीज़ सुनी होगी कि पुलिस मुकाबले में ये शख्स हलाक हो गया या ये शख्स मारा गया, और इसमें रिसेंटली आप सब ने तीफी भट्ट का नाम सुना होगा, तो उनके बारे में बड़ी ये एक चीज़ आई कि उनको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। तो ये क्या होती हैं? ये तमाम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, यानी कि एक तो आपको कोर्ट ने रास्ता प्रोवाइड किया है ना कि अगर कोई भी बंदा कोई मर्डर का क्राइम कमिट करे तो उसको कोर्ट जो है कैपिटल पनिशमेंट दे सकती है, यानी सजाए मौत दे सकती है। तो वो क्या होगी? वो जुडिशियल किलिंग होगी। लेकिन उसके अलावा जितनी भी मेथड्स अडॉप्ट किए जाएंगे किसी भी बंदे को मारने के लिए, वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं। तो अब क्या है कि जी इनको हम एक और टर्म जो पाकिस्तान में इनके हवाले से यूज़ होती है वो पुलिस एनकाउंटर होता है, यानी पुलिस मुकाबला। अब इस पुलिस मुकाबले में जो लोग मार दिए जाते हैं ये एक परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूस ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि अब तक 500 जो है तकरीबन कहा गया कि इनकाउंटर्स हुए हैं पंजाब में, और ये 2024 के स्टेटिस्टिक्स में आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसमें तकरीबन 670 लोग जो हैं उनकी अमवात हुई हैं। यानी कि अब आप देखें कि 2024 में ही 500 इनकाउंटर्स कैरी आउट किए गए हैं, जिसमें 670 लोग जो हैं वो उनको मार दिया गया है। अब इन लोगों का अगर लेट सपोज हम ये कहें कि इन्होंने क्राइम कमिट किया भी था, तो इनको आप कोर्ट में लेकर आते हैं, कोर्ट में इनको इनके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि इनका भी तो हक था ना कि ये अपनी साइड ऑफ द स्टोरी या अपनी साइड ऑफ द केस बयान करते। हो सकता है कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी निकलते जिनके ऊपर महज इल्ज़ामात लगे होते और वो कोर्ट में जो है बरी हो जाते। तो इस तरह की सिचुएशन या इस तरह का फेट
उनको ना देखने को मिलता। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, ये तमाम चीज़ें क्यों हमें पंजाब में दोबारा से राइज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक नया डिपार्टमेंट पंजाब में बना है जिसका नाम है सीसीडी, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब इस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को ये इख्तियारात जो हैं आप कह लें कि प्रोवाइड किए गए हैं, या जब से ये डिपार्टमेंट बना है तब से हमें इस तरह के केसेस के अंदर एक इंक्रीज नज़र आ रहा है। अब इसके बारे में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है कि ये जो इनकाउंटर्स हैं ये बहुत मैसिव लेवल पे या बहुत तेज़ी से जो नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं पंजाब में, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ये आपके डायरेक्टली हैं अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। और अगर आज ये लोगों को, मतलब आप देखें इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कि वो किसको मार रहे हैं। कल को वो किसी को भी मार के कहें कि पुलिस मुकाबले में मारा गया बंदा, आपको पता है हमारा इतना पोलराइज्ड मुल्क है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा कैदी ऐसे होते हैं जो कि पॉलिटिकल कैदी होते हैं, तो उनको भी आप क्या आप इस तरह मारने लग जाएंगे। तो ये कोई तरीका नहीं है। जब आपके पास प्रॉपर कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हों तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करके लोगों का ट्रायल करना ही एक बेहतर तरीका है, बजाय इसके कि आप उनको इनकाउंटर के अंदर मार दें। वाइडनिंग स्कोप अ नेशन वाइड प्रॉब्लम। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर्स हैं इनका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एचआरसीपी ने कहा कि तकरीबन ये तो इससे पहले हमने पंजाब के पढ़े थे ना कि 2024 में 500 केसेस हुए। तो अगर हम पंजाब और सिंध के इकट्ठे कर लें 2024 के अंदर केसेस, तो वो तकरीबन 5000 केसेस जैसे बन जाते हैं जो कि स्टेज इनकाउंटर्स के अंडर आते हैं। सीसीटी के क्या कहती है कि हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस है फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट्स, यानी सीसीटी खुद ये कहती है कि हम इस तरह की कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी कैरी आउट नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि उनके इनकाउंटर्स में लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। अब क्या है इसमें, क्या है कि एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट नहीं है और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसे मैं आपको कह रही, सीसीटी जो भी एक्शंस कैरी आउट कर रहा है उसको कौन चेक कर रहा है कि क्या वो एक्शंस वो ठीक भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म यहाँ पे अभी एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंगली ट्रीटेड एज रूटीन पुलिस प्रैक्टिस। यानी इनको ये इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ गए हैं कि इसमें अब कोई इतनी डिबेट भी नहीं होती। लोग समझते हैं कि हाँ ये तो रोज़ की एक चीज़ है जो कि हो रही है, जबकि असल में ऐसा होना नहीं चाहिए। और इनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि इस तरह के एक्ट्स क्यों हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, ये जो एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हैं ये ठीक भी हैं या नहीं। तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लाना चाहिए। वाई इनकाउंटर्स आर प्रॉब्लमेटिक, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल और एथिकल कंसर्न्स आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स इसमें फॉलो नहीं होते। ड्यू प्रोसेस का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 10A, जो कि कहता है कि हर पर्सन को राइट है फेयर ट्रायल का और कोई भी विदाउट फेयर ट्रायल जो है उसको सज़ा नहीं हो सकती। तो ये आर्टिकल आपका फॉलो नहीं हो रहा। इसी तरह आज अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है ये मुलजमान को मार रहे हैं, तो कल को किसी भी इनोसेंट पर्सन को भी इसी तरह के इनकाउंटर्स में मारा जा सकता है। तो इतनी हद तक अगर आपने ये चीज़ नॉर्मलाइज कर दी तो ये तो आप उनको बहुत ज़्यादा पावर्स दे रहे हैं, तब फिर उनके अगेंस्ट वॉइस कौन रेज करेगा? तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रही है। अब आप लोगों को याद होगा नकीबुल्ला महसूद का केस था, उसको भी पुलिस इनकाउंटर में 2018 में मारा गया। फिर शाहनवाज कंबर था और इस तरह की बहुत लंबी फहरिस्त चलती है। लीगल रियलिटी क्या है कि ये जो, अगर हम लॉ के लेंस से बिल्कुल देखें तो ये बिल्कुल इलीगल हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, माना वो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम वीक है लेकिन है तो सही ना, उसको बिल्कुल ही बाईपास कर देते हैं और उसको आप बिल्कुल ही जुडिशियल प्रोसेस के अंदर लेकर नहीं आते। अब आई नो इसमें काउंटर आर्गुमेंट यही एग्जिस्ट करता है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम इतना वीक है या हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना वीक है कि 15-20 साल तो इंसान को सजा ही नहीं होती या केस के ख़त्म होते होते लग जाते हैं। तो इसका सलूशन ये नहीं है कि आप इनकाउंटर्स करने शुरू कर दें, बल्कि इसका सलूशन ये है कि आप अपने जो प्रोसेस के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएँ। मिथ ऑफ क्राइम रिडक्शन। अब ये जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो क्या कहते हैं कि जब ऑफिसर्स जो हैं उनको, क्योंकि जब वो ये इनकाउंटर्स करते हैं तो ऑफिसर्स भी काफ़ी फेमस हो जाते हैं और इनको क्या कहा जाता है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम दिए जाते हैं और इनको रिवॉर्ड्स और प्रमोशंस दी जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है, वायलेंस बेस्ड पुलिसिंग आपकी हो रही है ओवर लॉफुल इन्वेस्टिगेशन। आप देखें कि हमारी पुलिस का तो सबसे पहला मसला ही है कि उनकी इमेज इतनी अच्छी नहीं है। तो जहाँ पे हम एक बात करते हैं कि हमें पुलिस की इमेज बेहतर करने की ज़रूरत है, यानी कि हमें कम्युनिटी पुलिसिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे आप इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर लेकर आएंगे वायलेंस बेस्ड पुलिस, लोगों का ट्रस्ट पुलिस से और ख़त्म होगा। तो अब इसमें क्या है, मिथ एग्जिस्ट करती है, यानी कि
एक परसेप्शन एग्जिस्ट करती है कि इनकाउंटर से क्राइम खत्म होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इनकाउंटर क्राइम को खत्म नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, एक फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल क्रिएट करेगा और एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी बनाएगा विद इन लॉ इन्फोर्समेंट। यानी कि जो भी लोग इस तरह के एक्टिविटीज़ के इनकाउंटर्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि पुलिस ऑफिसर्स को आपने इतना पावरफुल कर दिया है कि चाहे वो जो मर्जी कर लें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा कंट्री के अंदर। करना हमें क्या चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बॉडीज बनानी चाहिए जिसमें जुडिशरी हो, लॉ मेकर्स हो, सिविल सोसाइटी हो, ताकि वो इन तमाम चीज़ों को जो है ओवरलुक करे, ओवरसाइट करें, इन पे और इनकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन वगैरह करें। पुलिस अकाउंटेबिलिटी के लिए हमने क्या करना है, ये जो हीरो वर्शिप है ऑफ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इनको ख़त्म किया जाए। यानी कि ये जो हमने एक परसेप्शन बना ली ना कि ये वाला पुलिस ऑफिसर बड़ा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, इस तरह की परसेप्शंस को और इन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए और आपको डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, जो भी इस तरह के इनकाउंटर्स के अंदर इन्वॉल्व है बंदा। जस्टिस सिस्टम के अंदर हमने क्या करना है, हमारे जो कॉलोनियल एरा ऑफ पुलिसिंग है उसको आप शिफ्ट करें और इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स लेकर आएँ, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन को चलाएं ताकि इन्वेस्टिगेशन इम्प्रूव हो सके। इसके साथ साथ अपने कन्विक्शन रेट्स को इम्प्रूव करें और उनको एविडेंस बेस्ड प्रोसिक्यूशन करें। अब जो पाकिस्तान का एक और बड़ा मसला है कि हमारे पास कन्विक्शन रेट जो एग्जिस्ट करता है वो 8.66% है पाकिस्तान में। यानी कि आप सोचें कि अगर 100 बंदे पकड़े जाते हैं पाकिस्तान में किसी भी क्राइम में, तो उसमें सिर्फ 8.6 बंदे ऐसे हैं जिनके पास सारा एविडेंस वगैरह कंप्लीट हो तो वो सजा पाते हैं। यानी इतना वीक मैकेनिज्म है, तो इस मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Now let's discuss our last editorial and that is about invisible childhood। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर की बात करें। अब आप सबको पता है कि स्लेवरी यानी कि गुलामी दुनिया से ख़त्म तो हो गई है, लेकिन ये जो डोमेस्टिक लेबर है हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती, ये एक तकरीबन एक मॉडर्न फॉर्म है स्लेवरी की। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको हमने डिफरेंट कामों पे जो है वो हायर किया होता है। आप घरों में देख लें, बाहर देख लें, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2022 की रिपोर्ट है, वो कहती है 1 in every 4 पाकिस्तानी हाउस होल्ड एम्प्लॉयज़ अ माइनर। मतलब कि हर 4 में से एक जो पाकिस्तान का घर है उसमें क्या है, एक ऐसा बच्चा काम कर रहा है जो 18 साल से कम है। और ये तकरीबन आपके कितने बच्चे बन जाते हैं, 264,000 चिल्ड्रन नेशन वाइड डोमेस्टिक वर्क के अंदर इन्वॉल्व है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 कहता है कि हर बच्चा जो है 16 साल से कम, उसको जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है। अब चूंकि ये बच्चे इस डोमेस्टिक वर्क के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो पाकिस्तान का इससे एक और लिंक्ड मसला पैदा होता है कि पाकिस्तान में कोई 22 से 25 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी जिनको स्कूल की एजेस हैं उनकी और उनको स्कूलों में पढ़ रहे होना चाहिए लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो डोमेस्टिक वर्क के अंदर इन्वॉल्व है। इवन दो अगर वो घरों में नहीं भी इन्वॉल्व, तो आप डिफरेंट मार्केट्स शॉप्स में देखें कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। सिंध के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं कि जी 1.6 मिलियन बच्चे जो हैं तकरीबन 5 से 17 साल की एज के, वो लेबर के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब हमारा कंसर्न इसमें क्या है कि क्यों इन बच्चों को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे लॉज के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और लॉज के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक क्लियर डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि बच्चा क्या है, क्या 16 साल से कम वाला बच्चा बच्चा है, या 18 साल से कम वाला बच्चा बच्चा है, या वो बच्चा बच्चा है जिसने अपनी एज ऑफ प्यूबर्टी हिट नहीं कर ली। तो इसके ऊपर एक क्लियर डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों का एक्सपोजर टू एब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बढ़ जाता है। रूट कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर, सबसे पहले है फैमिलीज जो हैं वो बच्चों के इनकम के ऊपर रिलाई करती हैं, जो गरीब घराने हैं और उन्हीं के बेसिस के ऊपर वो सरवाइव कर रही हैं। अब आपको पता है कि जो इस तरह के हाउस होल्ड्स हैं उनमें एक एक घर में 7 7 8 8 बच्चे हैं। अब उनके पास मीन्स ऑफ इनकम तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं माँ बाप, वो खुद, क्योंकि वो खुद बचपन से ही काम कर रहे होते हैं, तो उनका सोल पर्पस यही होता है कि हमारे जो बच्चे हैं अब वो हमारे लिए कमाएंगे और हम घर बैठ के खाएंगे। तो उनके अगर 5 6 बच्चे भी हैं तो वो डिफरेंट जगहों पे उन्होंने काम पे लगवाए हुए हैं जिनसे उनको मंथली इनकम आती है और वो उनसे अपना सर्कल चलाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जिन लोगों ने उनको हायर किया होता है उनको भी पता होता है कि इन बच्चों का कोई
एज सच आप कह लें कि वाली वारिस तो है नहीं, तो इनको हमें कोई पूछने वाली नहीं है, हम इनके साथ जो मर्जी सलूक करते रहें। तो इसमें हमने अक्सर देखा है कि बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है, जहाँ उनको मारा पीटा जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, और फिर हमारे पास कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। यानी हमारे कंट्री के अंदर जनरल ट्रेंड ही ये एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास कोई थिंकिंग ही नहीं है कि इन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए भी हमने कुछ करना है। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स भी हैं। ये तो हमने बात करनी ना कुछ कल्चरल इश्यूज की। स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स क्या है कि जी रियलिटी आपके मुल्क की कि आपके मुल्क के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो वो पेरेंट्स भी क्या करें, क्योंकि वो ना खुद अपनी अपने लिए अच्छी कोई रोटी कमा पा रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि वो बच्चों को घरों में ही लगा दें, तो एटलीस्ट उनको वहाँ पे खाना जो मिलेगा या उनकी डेली नेसेसिटीज़ तो पूरी होंगी। तो ये है कि आपकी कंट्री का मसला है पॉवर्टी का, सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटी का मसला है, एजुकेशन मुल्क में आप कह लें कि मतलब जिनको खाना नहीं मिल रहा वो ये तो नहीं बैठ के सोचेंगे ना कि हमने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना है। उनको यही फिक्र है कि हमने सुबह की रोटी कैसे कमानी है या रात की रोटी कैसे कमानी है। और इस सब में क्या आ जाता है कि वीक जस्टिस सिस्टम भी है। अगर आप चलें लेट सपोज कि आपके मुल्क में बच्चे काम कर भी रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको ह्यूमेन कंडीशंस के अंदर काम तो करवाएं ना आप। ये तो नहीं है कि उनको सारी सारी रात भी काम कराएं, दिन में भी काम कराएं, खाना शाना भी ना दें और ऊपर से मारें भी। तो इस तरह का जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए कि ठीक है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपकी कंट्री की कुछ रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, इवन दो इफ़ यू आर हायरिंग दोज चिल्ड्रन, जो कि नंबर वन तो होना ही नहीं चाहिए, लेट सपोज हो भी रहा है, तो एटलीस्ट कुछ मैकेनिज्म हो, कुछ प्रोटेक्शन हो उन बच्चों की जो कि एग्जिस्ट करती हो, जो कि उनको एक्सप्लॉयटेशन से, वायलेंस से बचा सके। नेशनल एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अब अगर हम ग्लोबल रैंकिंग और ट्रेंड देखें तो पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स हैं ग्लोबली, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो नंबर है ये 4-fold राइज हुआ है इन द लास्ट 2 decades, यानी पिछले 20 सालों में, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत का एक रुझान बहुत ज़्यादा बड़ा और एक वेव आई, तो इसमें तकरीबन आप 4 times कह लें कि इंक्रीज़ हुआ है उन बच्चों के काम करने में जो कि डोमेस्टिक लेबर या आप कह लें कि चाइल्ड लेबर के अंदर इन्वॉल्व हैं। पॉलिसी गैप्स, रीजंस क्या हैं जी? आपने लॉ को साइन तो किया हुआ है, अप्लाई तो किया हुआ है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट के कोई मैकेनिज्म्स नहीं है। अब इनको प्रोटेक्ट कौन करता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने उसको रेटिफाई किया हुआ है, यानी पाकिस्तान उसका पार्ट है, लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट यानी कि इसको इम्प्लीमेंट कराने का कोई तरीका पाकिस्तान के पास नहीं है। इसके साथ साथ हमारे पास फ्रेगमेंटेड प्रोविंशियल लॉज हैं, यानी हर जो प्रोविंस है उसका लॉ डिफरेंट है। यानी कि इसमें जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे ना कि बच्चे की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसका कोई हमारे पास नेशनल लेवल पे लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, नेशनल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक यूनिफाइड प्रोटेक्शन नहीं है। इसके साथ क्या है कि लीगल प्रोग्रेस जो है वो सिंबॉलिक है और इसमें स्ट्रक्चरल नहीं है, यानी आप कुछ इसमें असल में नहीं करना चाहते, बस आपने जो है कह लें फॉर द सेक ऑफ एक लॉ बनाया हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल पाकिस्तान में ज़ीरो है। तो हमने करना क्या है? हमने क्या करना है, जो स्टेप्स हमने लेने हैं जिसके थ्रू हम चाइल्ड लेबर को ख़त्म कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले है कि आपने एक ऑथेंटिक डाटा बैंक बनाना है, जिसमें आप देखेंगे किस तरह करेंगे जब आपकी फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे कोलैबोरेशन होगी और एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स आएंगे। इसके साथ साथ आपने अपना इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो है उसको स्ट्रेंथन करना है। पुलिस को आपने इस तरह से ट्रेन करना है कि वो आइडेंटिफाई करे कि कौन से लोग जो हैं वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इन बच्चों की, और उन विक्टिम्स को फिर वो रेस्क्यू कर सकें। नंबर 3, आपने इन्वेस्ट करना है एजुकेशन के अंदर और सोशल प्रोटेक्शन के अंदर। ये कब होगा? जब आप फ्री स्कूलिंग इंश्योर करेंगे और उसके साथ साथ हेल्थ कवरेज देंगे, फैमिली सपोर्ट स्कीम्स देंगे। लास्टली कल्चरल और मॉरल शिफ्ट की ज़रूरत है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप सिर्फ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आके चेंज नहीं कर सकते, इसमें हमारे माइंडसेट को जो है चेंज करने की ज़रूरत है, और उसमें एज अ होल हमारी पूरे मुल्क को एक कलेक्टिव सेंसिटिविटी की ज़रूरत है टुवर्ड्स चाइल्ड राइट्स। यानी कि हमें इस बारे में सोचना है कि बच्चों के राइट्स क्या हैं, उनको हमने किस हद तक जो है इस इन तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना है, और एज अ सोसाइटी हम इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। So that's all from my side today. I hope that this video was helpful. Till next video, thank you and Allah Hafiz.